बीएससी सेकेंड ईयर बायो स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर शफकत राणा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में स्टडी किया। आज हम इसी यूनिट फर्स्ट में एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स, और उसमें भी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले कि मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर और उसके बारे में चर्चा करूं, आइए एक यूकैरियोटिक कोशिका के विभिन्न भागों और कोशिकांगों के बारे में एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका को चार मेन भाग में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग: केंद्रक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और साइटोप्लाज्म। कोशिका भित्ति आप लोग जानते हैं कि केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। हम साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तरल वाला भाग जो कि साइटोसोल कहलाता है, और उस साइटोसोल में पाई जाने वाली कुछ रचनाएं जो कि कोशिका का जीवित भाग ही, लिविंग पार्ट ही मानी जाती है, उनको हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांगों को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं: झिल्ली विहीन कोशिकांग और झिल्ली युक्त कोशिकांग। जो झिल्ली विहीन कोशिकांग है वो एक ही है, राइबोसोम, जबकि झिल्ली युक्त कोशिकांगों की एक जो लिस्ट है आपके सामने उपलब्ध है: अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी कायल, लाइसोसोम, हरित लवक जो कि पादप कोशिका में मिलते हैं, माइक्रोबॉडीज, और हमारा आज का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी एक प्रकार का झिल्ली द्वारा परिबद्ध कोशिकांग ही है। यानी हम यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांगों में पहला कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। कई नामों से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं, प्लास्टोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं, कॉन्ड्रियोप्लास्ट भी कहते हैं, मायोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं, और निबैन कर्ण भी कहते हैं, विशेष रूप से कीटों की स्पर्मेटिड्स के अंदर। और जब कई सारी हासित या डीजेनरेटेड माइटोकॉन्ड्रिया आपस में इकट्ठा होकर के समूह बना लेती हैं तो उनको कॉन्ड्रोस्फीयर्स कहते हैं, और इनको एटीपी फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, ये कुछ जो सामान्य उपनाम इस कोशिकांग को दिए जाते हैं वो थोड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखें। माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है, जिसमें माइटो का मतलब सूत्र या कणिका होता है और कॉन्ड्रियन का मतलब ग्रेन्यूल या कणिकाएं होते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, ऑफ कोर्स, इसका बहुत कॉमन और प्रचलित नाम है। सबसे पहले आइए अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में चर्चा करते हैं। पहले वैज्ञानिक थे कॉलिकर। 1880 ने उन्हें कीटों की रेखित पेशियों में देखा, और सच्चाई यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है। फ्लेमिंग ने इनको 1882 में फाइला नाम दिया, ऑल्टमैन ने इन्हें बायोप्लास्ट नाम दिया, और उसके बाद बेंडा ने 1897 में न केवल इन्हें क्रिस्टल वॉयलेट से विरंजित किया बल्कि इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम भी दिया। मैविस ने 1904 में इनकी खोज पादपों में निम्फिया नामक पादप में की, और माइकेलिस ने 1900 में इन्हें जेनस ग्रीन बी से अभिरंजित किया। वारबर्ग ने 1910 में इनमें ऑक्सीकारी एंजाइम्स की उपस्थिति को सुनिश्चित किया, और कार्ल लेहमैन ने एटीपी की खोज की, जो कि इसका प्रमुख कार्य होता है। बेंसले और हॉर ने 1934 में माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोशिका से पृथक करने में सफलता प्राप्त की। पैलेडे 1950 ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना का अध्ययन भी प्रस्तुत किया, और क्रिस्टी के बारे में भी सर्वप्रथम उन्होंने ही बताया। फिर आते हैं हमारे इफ्रेम रैकर और साथी, जिन्होंने 1960 में बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम एटीपी सिंथेज की खोज की, और फर्नांडिस मोरेन ने जो माइटोकॉन्ड्रिया की F1 कण होते हैं उनकी खोज की। मार्गेट व नॉस 1963 ने माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की उपस्थिति को बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया में उसका स्वयं का डीएनए पाया जाता है। पॉल डी बॉयर तथा जॉन ई वॉकर ने 1997 में उन एंजाइम पर कार्य किया जो कि उच्च ऊर्जा अणु एटीपी के रूपांतरण में भाग लेते हैं। जैन सी स्काउ 1997 ने
आयन ट्रांसपोर्टिंग एंजाइम, सोडियम और पोटेशियम पंप जो है बहुत ही प्रचलित मॉडल है, उसके ऊपर कार्य किया और इस कार्य के लिए उन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। तो एक लंबी सी लिस्ट है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में। अब आइए हम कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में स्टडी कर लेते हैं। जैसा कि प्रदर्शित है, ये सभी प्रकार की यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और वो एक अपवाद जरूर यहाँ पर है जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये स्तनियों की परिपक्व आरबीसी में नहीं पाया जाता है, जबकि स्तनियों की जो मैच्योर्ड आरबीसी है वो यूकेरियोटिक कोशिका है, फिर भी उसमें ये अनुपस्थित होते हैं। प्रारंभ में उपस्थित होते हैं किंतु बाद में अनुपस्थित हो जाते हैं। ये कणों या छड़ों या धागों के समान दिखाई देते हैं और इनकी औसत लंबाई लगभग 7 माइक्रोन की होती है, जबकि व्यास 0.5 से 10 माइक्रोन होता है। राना पीपियंस में इनकी लंबाई करीबन 20 से 40 माइक्रोन होती है। इनकी कोशिकाओं में संख्या कोशिका की प्रकृति पर निर्भर करती है और एक फंजाई है ब्लास्टोक्लैडियला इमर्सियोना, उसमें इसकी संख्या 1 होती है। उसी प्रकार एक एल्गी है क्लोरेला फस्का, जिसमें भी इसकी संख्या 1 होती है। प्रोटोजोन होता है एक ट्रिपेनोसोमा, उसमें भी इसकी संख्या 1 ही होती है। एक प्रोटोजोन और है चेओस, इसमें इसकी संख्या कई लाखों तक होती है और अधिकतम संख्या इसकी कीटों की मांसपेशियों में रिकॉर्ड की गई है तथा वहाँ इन्हें सार्कोसोम नाम दिया गया है। याद रखें, इंपॉर्टेंट बात है, माइटोकॉन्ड्रिया उन कोशिकाओं में अधिक होती है जो कि मेटाबॉलिकली या उपापचयी दृष्टि से सक्रिय होती हैं। अब आ जाइए अपन माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना या अल्ट्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अपन ने पीछे फ्लो चार्ट में देखा है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ कोशिकांग होता है तथा इसके चारों ओर 2 इकाई झिल्लियां पाई जाती हैं। प्रत्येक इकाई झिल्ली की मोटाई लगभग 60 से 80 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। बाहरी झिल्ली की हम बात करें तो ये पतली है, 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है और इसमें प्रोटीन और लिपिड का जो अनुपात है वो 50-50 के बराबर होता है। ये पारगम्य होती हैं, सपाट या स्मूथ होती हैं, अर्थात इनमें कोई उभार नहीं पाए जाते हैं। अभी हम जैसे अगली झिल्ली आंतरिक झिल्ली की चर्चा करेंगे तो वो उभार युक्त होती है, वो हम उसके अंदर देखेंगे। इन झिल्लियों की एक और विशेषता है कि इनमें पोरेंस पाए जाते हैं। ये पोरेंस ट्राइमेरिक मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स होते हैं और जो पोरेंस की वजह से इनमें छोटे छोटे छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं झिल्लियों के बीच में, जिसमें से होकर चयनित पदार्थों का आवागमन संभव होता है। इस प्रकार जो ये बाहरी झिल्ली है वो चयनात्मक पारगम्य हो जाती है। प्रश्न ये आता है कि किन चीज़ों के लिए चयनात्मक पारगम्य होती है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं डाइसेकेराइड है, फॉस्फेट है, इनके लिए ये पारगम्य होती है क्योंकि उनका आकार छोटा होता है। इस झिल्ली में कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जैसे मोनोअमीन ऑक्सीडेज है, एनएडीएज, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज है, फैटी एसिड कोएंजाइम है, लाइगेज है, इस तरह के कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। अगली जो है आंतरिक झिल्ली, ये अपेक्षाकृत मोटी होती है, मोटाई इसकी 70 से 80 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है और इसमें प्रोटीन और लिपिड का अनुपात जो है वह 20:80 होता है। इसमें कार्डियोलिपिन्स यानी डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल पाए जाते हैं और इन रसायनों की उपस्थिति के कारण इसकी पारगम्यता अपेक्षाकृत कम हो जाती है। इन झिल्लियों में वाहक प्रोटीन और एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। एक लंबी लिस्ट है कौन कौन से एंजाइम और वाहक कैरियर प्रोटीन्स इनके अंदर होते हैं, तो हम देख लें। कोएंजाइम्स मिलते हैं, एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन्स मिलते हैं, एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स मिलता है और ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संबंधित रचनाएं जो कि एटीपी उत्पादन में भाग लेती हैं। एफएडी मिलता है, डीपीएन यानी डाइफॉस्फोपिरिडिन न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, साइटोक्रोम बीसी कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम A1 A3 कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज मिलता है, यूबिक्विनोन यानी कोबाल्ट क्विनोन, एटीपी सिंथेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, इतने सारी स्ट्रक्चर्स, इतने सारे रसायन और एंजाइम्स इनके अंदर पाए जाते हैं। इस झिल्ली की आंतरिक सतह यदि हम बाहरी झिल्ली से तुलना करें तो सपाट ना होकर बल्कि उसके अंदर छोटे छोटे
अंगुली समान प्रवर्ध निकले रहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, जिनको कि हम क्रिस्टी कहते हैं। आइए अब हम इनको एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ जो पॉइंटर मेरा जा रहा है ये हो गई बाहरी झिल्ली, जो कि आप देख पा रहे हैं लगभग सपाट है, इसमें कोई अतिवृद्धि नहीं पाई जाती। जबकि हम आंतरिक झिल्ली को हम देखें तो उसमें इस तरह के ये अंगुली समान प्रवर्ध निकले हुए हैं, और यही अंगुली समान प्रवर्ध जो होते हैं वो क्रिस्टी कहलाते हैं। अब दोनों झिल्लियों के बीच में एक खाली अवकाश मिलता है, और ये खाली अवकाश इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है, और ये आपका एक बाहरी अवकाश या बाह्य चेंबर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये देख रहे हैं आप आंतरिक झिल्ली, उसके बाद जो यहाँ अंदर की तरफ का ये जो चेंबर बन जाता है ये आंतरिक अवकाश बन जाता है। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों झिल्लियों के कारण दो प्रकार के स्पेस या अवकाश का निर्माण हो जाता है। अब पहले आता है बाह्य अवकाश। जैसा मैंने आपको अभी चित्र में बताया, दोनों झिल्लियों के बीच में ये मध्य जो उपस्थित रिक्त स्थान है वह है, और इसकी चौड़ाई लगभग 20 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, और इसमें द्रव पाया जाता है जिसमें कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, एडिनाइलेट काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज एटसेट्रा एटसेट्रा। जबकि जो आंतरिक अवकाश है, मैं वापस अपना पॉइंटर यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, जिसको ये जो आंतरिक अवकाश है क्रिस्टी से टच होता हुआ, ये जो है आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रीय भाग है, और यहाँ जेली लाइक पदार्थ उपस्थित होते हैं, और इसको सामान्य भाषा में मैट्रिक्स कहते हैं। कई सारे रासायनिक यौगिक को रचना इसमें पाई जाती हैं। जल है, एंजाइम्स ऑफ क्रैप साइकिल है, उसके बाद एक्वाटिनेज, अब वो एंजाइम सारे एकोनिटेज है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है, एफिमेरेज है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा इसके अंदर जो ये देख रहे हैं आप, ये माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स भी मिलते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ 50 और 70 राइबोसोम यहाँ पर पाए जाते हैं, और जैसा आप देख पा रहे हैं ये डीएनए लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एम्प्टी डीएनए कहते हैं ये, जो कि टोटल डीएनए का 1% शेयर करता है। इसके अलावा एटीपी सिंथेसिस और दूसरे पार्टिकल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये हुए दो अवकाश, आउटर स्पेस, आउटर चेंबर, आंतरिक अवकाश, इनर चेंबर। उसके बाद जो आंतरिक झिल्ली से ये जो अंगुली समान रचनाएं निकली हुई हैं, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर प्रदर्शित है, ये हो गई इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये हो गई आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच का ये हो गया आपका आउटर चेंबर। अब जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो ही आगे जाकर के इस तरह की रचनाएं बना रहे हैं, जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं। कई सारे अंगुली समान प्रवर्ध उत्पन्न करते हैं, और इनकी खोज जो है वो पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। कई प्रकार से इनकी जमावट देखी जाती है, लेकिन ज्यादातर जमावट इनकी क्रिस्टी के लंबवत होती है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका क्रिस्टी हुआ। अब हम आगे चलते हैं। जैसा इस डायग्राम के अंदर, मैं पीछे स्लाइड में वापस ले जा रहा हूं आपको, यहां देख रहे हैं हम क्रिस्टी के ऊपर ये जो कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये रचनाएं, बारीक बारीक रचनाएं जो लगी हुई हैं, जिनको हम यहाँ पर एटीपी सिंथेज नाम से भी कह रहे हैं। वास्तव में ये हैं F1 कण या ऑक्सीजोम्स इनको कहते हैं। तो क्रिस्टी की वह सतह जो कि मैट्रिक्स की ओर होती है उसको एमफेस कहते हैं, और इस सतह पर छोटे छोटे कई कण पाए जाते हैं, इनको ऑक्सीजोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल या इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट्स या F0 F1 सब यूनिट्स या एटीपी सिंथेसिस भी कहते हैं। ये बहुत ही बारीक कण होते हैं, छोटे छोटे से कण होते हैं। इनका व्यास 85 एंगस्ट्रोम होता है, और ये एक वृंत के द्वारा इनर मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर कई सारे अंगुली समान प्रवर्ध भी उत्पन्न करती है, उनको क्रिस्टी कहते हैं, और उनकी खोज पैलेडे ने की थी। हालांकि हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। दो इनकी संख्या, जो ऑक्सीजोम से इनकी संख्या 104 से 105 प्रति माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, और दो कणों के बीच दूरी 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम एटीपेज इन कणों के अंदर पाया जाता है, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भाग लेकर एटीपी के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस डायग्राम में ये F1 कण की रचना, ऑक्सीजोम की रचना दिखा रखी है। ये इसका शीर्ष है, छोटा सा वृंत है, और ये इसका आधार है।
ये कई सारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बने होते हैं, ये देख रहे हैं आप। और यहीं पर एंजाइम एटीपी सिंथेज उपस्थित होता है। ये व्रंथ हो गया और ये इसका बेस या आधार होता है, और ये बेस जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर धंसा रहता है, और ये F0 ओपिकाई बनाता है, जबकि ये जो है शीर्ष वाला भाग जो है वो F1 ओपिकाई बनाता है। अब हम एक चर्चा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में करेंगे, यानी वह डीएनए अणु जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। यह द्विसूत्री होता है, वृत्ताकार होता है, और 1981 में इसकी संपूर्ण बेस सीक्वेंस को प्राप्त किया गया। उस अनुसार लगभग इसमें 37 जीन्स और 16,569 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ये जीन्स जो होते हैं वो 12 पॉलीपेप्टाइड्स को कोड करते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भाग लेते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब एटीपी सिंथेसिस से रिलेटेड एक प्रक्रिया है, जबकि शेष जो है वो टीआरएनए व आरआरएनए को सूचनाएं स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में सी यानी साइटोसिन और जी ग्वानिन अधिक मात्रा में होता है एज कंपेयर टू एडेनिन एंड थायमिन। एक माइटोकॉन्ड्रिया में एक या अधिक एम्प्टी डीएनए हो सकते हैं। इनकी लंबाई लगभग 5 माइक्रोन मीटर होती है। एम्प्टी डीएनए द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण अर्थात बायोजेनेसिस को नियंत्रित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्थात जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो निर्माण है वो इसी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर निर्भर होता है, और इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को एक अर्ध स्वायत्त शासी सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। तो एक पॉइंट और इसमें डिस्कस करने योग्य है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति होती है उसमें न केवल ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भाग लेता है बल्कि केंद्रक का डीएनए भी उसमें एक भूमिका निभाता है। दोनों के परस्पर सहयोग से ही माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है, और इसीलिए इसको अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये हुआ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब एक और छोटी सी बात है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है उसमें श्वसन प्रक्रिया के अंतिम चरण अर्थात इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के 4 कॉम्प्लेक्सेस उपस्थित होते हैं, और वो 4 कॉम्प्लेक्सेस इस प्रकार हैं। उनके एंजाइम्स भी उसके साथ लिखे हुए हैं। पहला कॉम्प्लेक्स NADH यूबिक्विनॉन रिडक्टेज, और सेकेंड कॉम्प्लेक्स में सक्सिनेट कोबाल्टक्विनॉन रिडक्टेज, थर्ड कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम C रिडक्टेज, और फोर्थ कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है। और इन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की सहायता से एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। अब हम एक एक करके माइटोकॉन्ड्रिया के विभिन्न कार्यों की चर्चा करेंगे। जो इसका सबसे प्रमुख कार्य है, जो सबसे मेन काम, वो है ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी का प्रोडक्शन करना। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के ऊर्जा मुद्राओं में से एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का उत्पादन करता है, जो कि सेलुलर प्रतिक्रियाओं तंत्रों की मेजबानी करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो एटीपी का निर्माण होता है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होता है, और आंतरिक झिल्ली में F1 कण पाए जाते हैं। उसमें विशिष्ट एंजाइम एटीपेज होता है, उसकी सहायता से एटीपी का निर्माण होता है। UCL के शोधकर्ताओं की एक टीम ने बताया है कि बाह्य रेटिना में एटीपी, रेटिनल एटीपी की बहुत अधिक सांद्रता होती है। यदि इस रेटिनल एटीपी में कमी हो जाए तो रेटिना में सूजन और उम्र से संबंधित मैक्यूलर डिजनरेशन हो जाता है। यानी यह माना जाता है कि पूरे शरीर में एटीपी उत्पादन में इसी तरह की गिरावट उम्र बढ़ने के कई अन्य पहलुओं में भूमिका निभा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम माइटोकॉन्ड्रिया का। दूसरा कार्य है कैल्शियम के बीच में समस्थापन या समसंतुलन बनाए रखना, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के सेल के भीतर कैल्शियम आयनों की उचित सांद्रता बनाए रखने में मदद करती है, और इसी को हम कैल्शियम होम्योस्टेसिस कहते हैं। एक निश्चित मात्रा को हमेशा कोशिका के अंदर कैल्शियम की एक निश्चित मात्रा को बनाए रखती है। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम एक्सचेंज, एक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम का प्रवाह है जो मेटाबॉलिक उपापचय, रेगुलेशन और कोशिका मृत्यु में महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
2017 में अभी एक पेपर प्रकाशित हुआ है जिसमें यह पहचान लिया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया से कैल्शियम का प्रवाह हृदय क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूहों में एक प्रयोग द्वारा यह पाया कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया में सोडियम कैल्शियम का यह विनिमय विफल हो जाए तो चूहे की अचानक मृत्यु हो जाती है, और इस कारण में NCLX तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी एनर्जी उत्पादन के अलावा जो सबसे बड़ा काम है माइटोकॉन्ड्रिया का, कैल्शियम का होम्योस्टेसिस मेंटेन करना। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि यह जो हमें जन्मजात प्रतिरोधकता है वो प्रदान करने में भी बहुत मदद करता है माइटोकॉन्ड्रिया। आप देख पा रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल एंटीवायरल सिग्नलिंग प्रोटीन MAVS होते हैं। ये वायरल संक्रमण के जन्मजात प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें जो वायरल संक्रमण है उससे सुरक्षा दिलाने में बहुत ही मदद करता है। ऐसा माना गया है कि यदि ये MAVS का विघटन हो जाए तो हमारा प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो भी अपने आप विघटित हो जाता है। जो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट काम है एक और, वो है प्रोग्राम्ड सेल ग्रोथ यानी एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में क्या होता है कि जो कोशिका है उसकी मृत्यु की प्रक्रिया को डिस्कस किया जाता है। जैसे कोई भी क्षतिग्रस्त कोशिका है हमारे शरीर की तो उसको समाप्त करना, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है माइटोकॉन्ड्रिया। गर्मी हुई, संक्रमण हुआ, हाइपॉक्सिया हुआ यानी ऑक्सीजन की कमी हुई, बढ़ी हुई कैल्शियम की मात्रा, पोषक तत्वों की कमी हुई, जैसे सेल स्ट्रेस के समय भी माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक मार्गों को नियंत्रित करती है, और इन्हीं चीज़ों की यदि गड़बड़ हो जाती है तो सेल प्रोग्राम्ड सेल ग्रोथ या एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाता है, और कई प्रकार के रोगों से हम इसको जोड़ के अध्ययन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पांचवा कार्य स्टेम सेल विनियमन, स्टेम सेल रेगुलेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया को प्लूरीपोटेंसी और डिफरेंशिएशन और प्रेरित प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिकाओं के पुनर्संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी माना जाता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 5 ऐसे कार्य हैं माइटोकॉन्ड्रिया की जिनके बारे में बहुत अधिक चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ और कार्य भी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किए जाते हैं, जैसे ये भूरी वसा है उसके उपापचय को भी नियंत्रित करता है, लोहे से जो हीम है उसको पृथक करने में भी मदद करता है। उसी प्रकार हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जैसे रक्त और हार्मोन के कुछ हिस्सों के निर्माण में भी मदद करता है। लीवर कोशिकाओं में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है जो कि अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करते हैं।